अब हम आपका परिचय कराने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसे व्यक्तित्व से जो कि चेयरमैन है इंडियन इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर आरपी यादव, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। यादव साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में, हमारे इस अखंड संवाद में, जो कि आपका एक बार और धन्यवाद इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जिस दिन अखंड संवाद की दिमाग कॉन्सेप्ट में मेरे आया था, कॉन्सेप्ट जिस दिन दिमाग में आया था उस दिन मैंने सबसे पहले आपसे बात की थी और आपने कहा था जी हाँ बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसे शुरू कर दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार और बहुत बहुत साधुवाद अपडेट इंडिया और सुनील जी आपको, जो इस यज्ञ की आपने शुरुआत की है और यज्ञ को अपने चरम पे लेके जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसान से जुड़ी समस्याओं की बात करने वाला आज इस जो भागदौड़ की जिंदगी है, खासतौर से ये जो चैनल्स हैं, इसमें नहीं के बराबर है। क्योंकि उस समस्या से जुड़ा हुआ अगर विचार मंथन भी किया जाएगा तो कहीं न कहीं हमारे पॉलिसी मेकर्स, कहीं न कहीं उनके कोने में जो जगी हुई, जो सोई हुई उनकी आत्मा है वो शायद जगे और शायद उनके लिए 1% भी काम करना शुरू हो जाएगा ना, तो जो हमारी व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था का जो बहुत बड़ा भाग हमारा खेती और मजदूर या खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी समस्या का समाधान होगा, शायद हम लोग आगे कदम बढ़ा पाएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात कही। आज का अखंड संवाद जो है, उस अखंड संवाद में हम लगातार सिर्फ 3 चीज़ों पर बात कर रहे हैं। पहला तो ये कि खाने में जो जहर बढ़ रहा है उस जहर को कैसे कम किया जाए, गौ माता जो कि लगातार कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है, जो कि हमारे हिंदुस्तान का प्राण है, उसे कैसे बचाया जाए। और जी हाँ, तीसरा विषय जो कि आपका विषय है, जिसे हम कहते हैं पानी, जिसे हम कहते हैं जल, जिसे हम कहते हैं तोय, जिसे हम कहते हैं नीर, वो जिस तरह से लगातार गहरा होता जा रहा है, लगातार हमारी पहुंच से दूर होता जा रहा है, उसे किस तरीके से बचाए। आपसे पहले बहुत अच्छे 2 एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, जैसा कि आप देख रहे थे इस कार्यक्रम को। आप इसमें क्या नया ऐड करना चाहते हैं रघुनाथ जी? मैं थोड़ा सा इसको शुरू से थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूँ जी। राजस्थान प्रदेश एक खेतिहर प्रदेश है जहाँ करीबन 182 लाख हेक्टेयर एरिया में हमारे यहाँ खेती होती है जी। और उसका करीबन 50% एरिया ऐसा है जिसमें हमारी सिंचाई की व्यवस्था है जी। गवर्नमेंट के उत्तरोत्तर उनके प्रयासों से हम लोग 50% तक तो ले आए जी। और उस 50% में भी भयावह स्थिति ये है कि हमारी 75% जो हमारी सिंचाई की व्यवस्था है वो हमारी भूजल पर निर्भर करती है जी। और जिस तरह से भूजल का दोहन किया जा रहा है हमारी सिंचाई व्यवस्थाओं या खेती कार्यों के लिए, वो चिंता का विषय हो गया। और करीब करीब 65% ब्लॉक्स हमारे या तो दोहित या अति दोहित श्रेणी में आ चुके हैं जी। तो स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। तो अगर जल संरक्षण के बारे में बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे या इस दिशा में कदम नहीं उठाएंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी। जो आने वाली पीढ़ी को हम लोग क्या दे के जाएंगे जी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हमको करना चाहिए। सरकारी प्रयास जारी है, लेकिन सरकारी प्रयास उतने हम कहें कि पहल उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि हमारी समस्या है जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उस पहल को बढ़ाने के लिए सरकारी स्तर पे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी भी किसानों को करीब करीब 25% एरिया जो हमारा सिंचित क्षेत्र है वो अभी सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों में अभी उसके लिए आच्छादित किया गया है जी। अभी भी 75% एरिया पड़ा हुआ है। इसका मतलब हुआ हमारे 75% जो भूजल की निर्भरता थी, वो निर्भरता को अगर कम करना है तो ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां जहां 50 से 70% पानी की बचत करने में सक्षम है, वही एकमात्र हमारे पास उपाय है और कोई दूर दूर तक उपाय नजर नहीं आ रहा है जी। जी सर, मैं आपको इस चीज़ पे तरफ लेके जा रहा हूँ। बहुत पहले जब हम छोटे थे और दूरदर्शन पे मूवीज़ आया करती थी, फिल्म आया करती थी, तो उस समय की एक फिल्म मुझे याद आ रही है जिसका नाम था थोड़ा सा रूमानी हो जाए। और उसमें एक व्यक्ति एक कस्बे में जहाँ बारिश नहीं हो रही होती, वहाँ एक आदमी पहुँचता है जो अपना नाम बताता है, दृष्टधूम पद्मनाभ नीलकंठ धूमकेतु प्रजापति बारिश कर, ठीक है। और वहाँ जाकर वो कहता है कि मैं बारिश बेचने आया हूँ, मैं आपको बारिश बेचूंगा। 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले बनी हुई ये फिल्म आज की चीज को दिखाती है कि वाकई में अब हम थोड़े दिन बाद बारिश खरीदने के लिए अगर कोई भी ठग आता है, कोई भी करता, मतलब किसी भी दर्जे तक चले जाएंगे। इस भयावह स्थिति से बचने के लिए किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हम कम से कम ऐसी स्थिति में ना पहुंचे? अभी आपने सही कहा, पीछे जो दिल्ली का वाकया आपने सुना होगा, जब नवंबर का महीना था
जब उसमें प्रदूषण का लेवल बढ़ गया था जी। तो एक ये बात चली कि वहाँ कृत्रिम बारिश कराई जाए ताकि वो प्रदूषण का लेवल जो जिस मूवी की जिस फिल्म की आप बात कर रहे हैं वो इस तरह से ही है जी। आने वाले समय में अगर हमारे रिसोर्सेज खास तौर से पानी को जल का संरक्षण नहीं हुआ, क्योंकि जल बनाया नहीं जा सकता, इसको बचाया जा सकता है या समुचित उपयोग किया जा सकता है, तभी हम लोग हमारी आज की जरूरत को भी पूरा कर पाएंगे और आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ हम लोग उसको सुरक्षित कर पाएंगे। जी। हमारी जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि पानी का वेस्टेज कहें या व्यर्थ होना ज्यादा हो रहा है। जी। अब परंपरागत विधि से जो भी सिंचाई करते हैं वहाँ करीबन 35% ही उसकी दक्षता है। जी। जबकि सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों में इसकी दक्षता का लेवल जो है 60 से 70% तक है। जी। अगर मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा भी हिस्सा भी अगर हम लोग कर लेंगे तो कम से कम 30-35% पानी को हम बचा पाएंगे और हमारी जो ग्रोइंग नीड्स है, हमारी जो बढ़ती हुई मांग है, चाहे वो पेयजल के लिए हो चाहे हमारे लिए खेती के लिए हो, उसको हम लोग सही ढंग से एड्रेस कर पाएंगे। जी। जी, मैं अक्सर आपसे आप मुझे कई बार अपने इवेंट से बुलाते रहते हैं जिनमें आप लगभग लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं, किसानों को ट्रेनिंग्स देते हैं कि किस तरीके से जल को बचाया जाए, उसका समुचित उपयोग किया जाए, उसको इस तरीके से उपयोग किया जाए कि जल वेस्ट भी ना हो और उसका पूरा उससे आपको फायदा मिल सके। तो इस तरह की जो आप समझते हैं कि जिस तरह की जो ट्रेनिंग क्लासेस हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, कितनी कारगर सिद्ध हो रही हैं? आपको कुछ नजर आया, फर्क नजर आया पिछले कई सालों से आप ये काम कर रहे हैं? बहुत सर सही सवाल पूछा और ये मैं मानता हूँ ये जो कार्यक्रम है ये भी मैं उसी दिशा का एक कदम मानता हूँ कि जब बात करोगे तो बात समझ में आती है, कुछ चीज उसके बारे में मनन होता है, उसके बारे में कुछ सोचा जाता है, कुछ उसकी तरफ कदम बढ़ाए जाते हैं। तो जानकारी होना जरूरी है। तो जानकारी जितनी दूर तक जाएगी, बात जितनी दूर तक जाएगी, समझ भी लोगों में उतनी ही आएगी। और धीरे धीरे मैं ये देखता हूँ, मैंने 2000 में मेरा करियर शुरू किया था जी। अब 2000 से लेके 2025 सालों के दरमियान देखा जाता है ना, तो वो जो प्रयास हमको जब शुरुआती दौर में करते थे वो प्रयास आज उतनी देर में नहीं करना पड़ता। वहां हमको 6 महीना एक लगा कोई किसी की चीज को कन्विंस करने के लिए किसी काश्तकार को, आज 6 घंटे नहीं लगते हैं, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ गई है। लोगों को आपस में देखने को मिल रहा है, समझ में आने लग गया है कि पानी की जो कमी है या जो की पीड़ा है वो बड़ी बड़ी भारी है। और इसके अलावा मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहता हूं कि ये वो पीढ़ी है जिस पीढ़ी को बुजुर्गों ने कहा था कि तुम इसको बचा लो, नहीं तो किसी दिन तुम्हें खरीदना पड़ेगा पीने के लिए भी। और वो चीज अब सामने आ रही है तो हमें लग रहा है कि हाँ वाकई में स्थिति बहुत भयावह है। कब आज से 25-30 साल पहले, 35 साल पहले हम कभी नहीं सोचते थे कि पानी बोतल से मिलेगा और हमें खरीदना पड़ेगा। तो ये भी शायद एक इसका बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, मैं जयपुर जिले से आता हूँ जी। जब मैं 10-12 साल का हुआ करता था तो पानी इतना तेज मतलब पंप से निकलता था, उसके सामने हम लोग नहाने बैठते थे तो उसके प्रेशर को झेल नहीं पाते थे। बिल्कुल तो सर को भी यूं पकड़ के रखते थे कि सर पे सीधा अगर उसका प्रेशर आएगा तो कहीं गर्दन में झटका आ जाएगा, झटका ना आ जाए। और आज ये स्थिति है कि उस गांव में पानी पीने के लिए नहीं है, हमारे पास पानी बिसलपुर का आता है, हमारे पास पड़ोसी गांव से 10-10 किलोमीटर से मूव करके आता है। वो जो पानी है वो उसकी गुणवत्ता इतनी खराब है कि आप कोई भी काम में नहीं ले सकते। पानी पीना तो बहुत दूर है, बाकी खेती भी नहीं कर सकते। तो ये स्थितियां तो खराब हो ही रही है। हमने ये जो 20-25 साल या 30 साल के जो दरमियान हमने ये यात्रा देखी है, हमने हमारा वो बचपन देखा है, विकास की कड़ी देखी है, लेकिन हम कहीं न कहीं उस विकास की कड़ी में हमारा जो एक संतुलन बनाना था वो संतुलन कहीं नहीं बना पाए और आज हम लोग इस विकट कड़ी में स्थिति में आके खड़े हो गए हैं। अब हम लोग जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब वर्षा जल को संचय करके उससे खेती कर रहे हैं। जी जी। तो बारिश का भी पानी बहुत ज्यादा आता है हमारे पास में। आप जयपुर जिले को देखेंगे करीबन 500 से 550 मिलीमीटर प्रतिवर्ष बारिश होती है जी। और इस इतनी बारिश को हम अगर संजोग के किया जाए ना तो कम से कम 4-5 हेक्टेयर एरिया में एक मान लीजिए आप 100 बाई 100 फीट का और 10-12 फीट का गहरा कोई तालाब बनाते हैं, पॉन्ड लाइनर,
तो उसमें जो संचय जो पानी होता है उससे आराम से 2 से 3 हेक्टेयर एरिया में आप अच्छे से सिंचाई कर सकते हैं। सर एक बार बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि YouTube पर हम लगातार लाइव हैं और लोग कमेंट्स कर रहे हैं। एक कमेंट आया है, शायद आप समझ सके उन्हें, वो पूछ रहे हैं सूखी जमीन पर पानी कैसे बचाएं। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछना चाह रहे हैं। अगर आप समझ पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सूखी जमीन का मतलब ये है कि असिंचित क्षेत्र होगा जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और वहां पानी कैसे हम लोग उसको इस्तेमाल करें। तो वर्षा का जो पानी होता है जो अपन 4 महीने में अपना जून से लेके मोटा मोटा जुलाई सितंबर तक जो बारिश होती है उस बारिश के दौरान हम पानी को संचय करें। जो ऐसे हमारा जो खेत का भाग है जो ढलान वाला है जहां पानी भरा होता है वहां अपना इस तरह का तालाब या पोंड की व्यवस्था करें और उसकी जो मापन है वो इस तरह से करिए कि जितना हेक्टेयर एरिया है उतना पानी उसमें आना चाहिए ताकि जो हमारा ढलान वाला एरिया है वहां से पानी बह के और उसमें आके संचित हो जाए और उस संचित पानी से ही हम खेती करें। तो ऐसे असंचित क्षेत्रों में जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं है ये मॉडल बहुत कारगर हो रहा। और राजस्थान में खास तौर से आप आसपास के देखेंगे, आप चाहे ये हाड़ौती एरिया में चले जाइए, अपने ये दूदू का एरिया है वहां जहां भूजल नहीं है सिर्फ लोगों ने ये खेत तलाई बना के और वर्षा जल आधारित जो कार्यक्रम है उसको पानी को संचय करते हैं। और ये जैसे अभी रबी की फसल चल रही है आपको देखने को मिलेगा चने की और अपने सरसों की खेती अच्छे से की जा रही है और बीच में सप्लीमेंटल इरिगेशन के लिए 1 या 2 सिंचाई करेंगे और बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। तो ये छोटे छोटे इंटरवेंशन है जिनके माध्यम से हम अपनी खेती को भी अच्छे से कर पाएंगे और जो हमारे जो नेचुरल प्राकृतिक स्रोत है उनका इस्तेमाल कर पाएंगे। जी, और किस तरीके से किसान पानी को बचा सकता है, क्योंकि आपने बताया कि ट्रेनिंग से हम लोगों को सिखाते हैं, नई ऑटोमेटिक जो नई टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से सिखाते हैं, परंतु फिर भी क्या कारण है कि किसान उसको जागरूक नहीं हो पा रहा, किसान तक बात पहुंच नहीं पा रही? कौन सी, कहाँ हम लैग कर रहे हैं इन चीज़ों में? देखो तकनीकी अगर रूप देखते हैं तो पानी बचाने के ये है कि जो नई तकनीकी का है सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां हैं उनका इस्तेमाल बढ़ाया जाए, एक चीज। दूसरी चीज ये सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां लेने के बाद में भी किसान को ये पता नहीं है कि उसको कितना पानी देना है जी। ये बड़ी समस्या है। किसान क्या है उसको अपने परंपरागत जो तरीका था उसको पानी नहीं दिखता था खेत में तब तक वो उसको चलाए रखता था, वैसा ही उसका भी इस्तेमाल कर रहा है जी। तो ये बड़ी दुविधा हो गई, पैसा का पैसा खर्च हो रहा है और जो जिस उद्देश्य से इन परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है वो उद्देश्य प्राप्त भी नहीं हो पा रहा। तो वो किसान को बताने के लिए ये जरूरी हो गई कि अभी तकनीक का सहारा लेके कि वो ये बताएं कि आज इस फसल में इस पर्टिकुलर डे पे हमको कितना पानी देना है। वो किसान के पास में उसके मोबाइल पे या किसी भी रूप में वो सूचना जाना जरूरी है ताकि किसान उसका इस्तेमाल करके और उसका अपना जो पानी की सिंचाई है उसको व्यवस्थित उसी के रूप से करे। तो शायद जो ओवर इरिगेशन है या जो ज्यादा पानी देने की प्रवृत्ति है उससे हम बचा सकते हैं और उससे पानी की बचाव निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि अगले 20-30% और बढ़ जाएगी जी। इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्या काम है सर इनका, क्या करते हैं, किस लिए ये एसोसिएशन बनाई गई है? इरिगेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक इरिगेशन इंडस्ट्री का एक संगठन है जो पॉलिसी एडवोकेसी करता है, क्योंकि भारतवर्ष में ये जो सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों का जो अडॉप्शन है उनकी जो इस्तेमाल करना है वो किसानों के लिए उनको इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग ये इक्विपमेंट्स देते हैं। और इंडस्ट्री में चूंकि हर स्टेट के साथ में इम्पेनल्ड रहती है इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज की जो समस्या है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना और गवर्नमेंट के जो तौर तरीके हैं या उनके जो रूल रेगुलेशंस है वो इंडस्ट्री तक पहुंचाए, तो एक ब्रिज का काम करती है जी। दूसरा अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करती है कि नई तकनीक, नई सूचना, नई प्रणाली हम लोग जब तक नहीं लाएंगे इंडस्ट्री में भी, अक्रॉस द इंडस्ट्री अगर नहीं अपनाई जाएगी तो वो कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाएगा और जो उद्देश्य की प्राप्ति है वो कहीं देरी हो जाएगी या कम मिलेगा जी। तो उस काम को ब्रिज करने का काम भी इरिगेशन एसोसिएशन का है जी। आरपी यादव जी, डॉक्टर साहब, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम थोड़ा सा इसमें समय का अभाव है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं और आपको हम एक बार कल फिर से इनवाइट करने वाले हैं, आपको
जैसा कि मैंने बोला था कि आपकी ज़रूरत हमें 17 और 18 दोनों में पड़ेगी। तो आज के लिए तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम की प्रेरणा देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे इनपुट्स दिए और जो वाकई में इरिगेशन के लिए, पानी के लिए, पानी बचाने के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। जाते जाते हमारे किसान भाइयों के लिए 2 शब्द। मैं सभी किसान भाइयों से ये कहूँगा कि जो जल संरक्षण से जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक खेती से जुड़े हुए हैं या गो संरक्षण से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे यहाँ आज जो चर्चा की जा रही है, उनसे आने वाले जो होने वाले फायदे वो हम अपना के और आस पड़ोस में लोगों को जागृत करके वृहद स्तर पे लागू करें, क्योंकि ये समस्या एक जगह की नहीं है, समस्या बड़ी है और सामूहिक प्रयास करना बहुत जरूरी है। इसलिए सारे मिलके अगर हम लोग इस दिशा में काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस समस्या हमारे लिए कोई समस्या नहीं रह जाएगी। बस इतना सा है कि जो सुनो वो करो और करके उसको दिखा दो, वेट मत करो। अब वेट करने या इंतजार करने का समय नहीं रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, बात पानी की करने के लिए, उसी पानी की जो आसमान से आता है, बूंदों में गाता है,